हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 29 देखने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम देखने के वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड हाउ टू मेक ए सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हमारी डॉट सी फाइल बन पाती है, किस तरह से कंपाइलर हमारी डॉट सी फाइल में लाइब्रेरी फाइल्स को कनेक्ट करता है और हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ताकि कोई भी एरर हमारे प्रोग्राम में ना आए। और जब हम बाद में .exe फाइल बनाते हैं इसकी, तो हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम किसी और को भी वो सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर उसके सिस्टम में भी कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी .exe फाइल किसी को देते हैं तो इसे कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरह से .c फाइल को विदाउट कंपाइलर हम कंपाइल करेंगे और .c फाइल कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने add.c का एक प्रोग्राम बनाया है। .c एक्सटेंशन है, इट मींस मैं सी में कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है एडिशन का। ओके, तो सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल बनाए हैं, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। तो सिंपली जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यूजर 2 नंबर्स इंटर करेगा। हम यूजर से नंबर्स ले रहे हैं, एक नंबर तो स्टोर हो जाएगा नंबर 1 में और दूसरा नंबर स्टोर हो जाएगा नंबर 2 में। और उसके बाद नंबर 1 में हम प्लस करते हैं नंबर 2 और वो असाइन किया जाएगा सम नाम के एक वेरिएबल में। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये चीज अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे। और उसके बाद सिंपली सबसे पहले मैं पहले नंबर को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा नंबर, ओके, बीच में मैं प्लस साइन भी प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद इक्वल टू ये भी प्रिंट होगा, और उसके बाद इस वाले परसेंट डी की जगह सम प्रिंट होगा। इट मीन्स जो भी सम आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस फोल्डर को भी ओपन किया है जहां पर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ, यानी कि इस .c फाइल को मैं यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। एक फोल्डर है, ओके, सी प्रोग्राम्स SSD ड्राइव में है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर .c फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेव फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो .c फाइल बन चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा ना, तो 2 फाइल्स और बन जाएंगी। एक तो .add.o फाइल और दूसरी .exe फाइल बन जाएंगी। और exe फाइल वही exe फाइल है जिसे विदाउट कंपाइलर हम रन कर सकते हैं, यानी कि डबल क्लिक की मदद से हम उसको रन कर पाते हैं। ओके, तो सिंपली मैं बिल्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ बिल्ड और रन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यानी कि एक तो कंपाइल भी होगा, दूसरा रन भी होगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी .exe फाइल भी बन जाएंगी। ओके, तो आप यहाँ पर नजर रखिएगा। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो हमारा प्रोग्राम रन भी हुआ है और यहाँ पर 2 फाइल्स और बन चुकी है। ये .exe फाइल है। सबसे पहले हम कुछ इनपुट देते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, जिसके मैंने दिया है 12, और उसके बाद फिर से मैं 12 देता हूँ। ओके, तो आउटपुट में 24 आ रहा है, यानी कि 12 + 12 = 24, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो एक चीज तो हमने समझा है, कंपाइलर की मदद से हम अपने ये जो .c फाइल है इसको हमने कंपाइल किया है। ओके, ठीक है भाई। अब ये किस तरह से बनी है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हमें ये चीज यहाँ पर समझना है कि .exe फाइल जो है क्या वो विदाउट कंपाइलर कंपाइल हो जाएंगी या नहीं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर लेता हूँ इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो विदाउट कंपाइलर हमारी जो .exe फाइल है वो ओपन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो add.exe। तो जैसे कि मैंने 5 + 6, ओके, तो जैसे कि 11 आउटपुट में आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों 2 चीजें यहाँ हमें समझना बेहद जरूरी है। एक तो .c फाइल कैसे बनी है, यानी कि ये जो .c फाइल है ये कैसे बनी है, किस तरह से कंपाइलर ने इसको अच्छे से समझा है। ओके, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स भी कनेक्ट करनी होती है। ओके, किस तरह से कंपाइलर ने उनको कनेक्ट किया है, कहाँ से लाया है। ओके, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा, ये जो add.exe फाइल है ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती है विदाउट कंपाइलर। तो चलिए इन दोनों चीजों को आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं। हमें बनाना है एक exe फाइल। हम जानते हैं कि exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। मान लेते हैं हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका नाम है add.exe। पर इस फाइल को बनाने में एक प्रॉब्लम यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज में है,
इसका मतलब ये है, अगर ये फाइल हमने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम समझने लायक बनाई है तो ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आएगी। या हमने लिनक्स के हिसाब से कोडिंग की है तो ये डॉस पर रन नहीं हो पाएंगी। सो इस तरह से हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फिर अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। और इतना ही नहीं है, हमें .exe फाइल में कोडिंग करनी पड़ेगी 0 और 1 में, यानी कि हमें इस .exe फाइल में फिर बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। इससे आसान तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम एक आसान सी लैंग्वेज सीखें, जो कि सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे और इससे जो फाइल बनेगी उसे हम सोर्स फाइल कहते हैं। इसका एक्सटेंशन .c होगा। इस फाइल में हमने वो सब कुछ लिखा जो हम एक मशीन से करवाना चाहते हैं, लेकिन ये .c फाइल जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर हमने .c फाइल क्यों बनाई? क्योंकि .c फाइल हार्डवेयर इंडिपेंडेंट फाइल है और यूज़र फ्रेंडली भी है। अभी हमने देखा कि .exe फाइल जो है वो किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो पाती थी, लेकिन ये जो फाइल है ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है और यूज़र फ्रेंडली भी है। जैसे कि हमने देखा .exe फाइल में हमें कोडिंग करनी थी 0 और 1 में, जो कि हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली का एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है, यानी कि जैसे हम रियलिटी में लिखते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। सपोज मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करना है, जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं 5 + 4, वैसे ही हमें यहाँ पर भी लिखना है, यानी कि 0 और 1 में हमें अब कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। पर ये जो .c फाइल है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ज़रूरत है कि इस .c फाइल को हम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करें। सो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है जो कि है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम में जितने भी हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको हैंडल करने का काम प्री प्रोसेसर करता है। ये हम आगे देखने वाले हैं कि हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम में क्या करते हैं, उनका यूजेज क्या है। हमारे प्रोग्राम में जितने भी हेडर फाइल्स का जिक्र आता है वो फाइल्स अलग से होती हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया, जो कि पहले से ही बनाई गई हैं। इन हेडर फाइल्स में अंदर का कोड हमारे कोड में जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स के कंटेंट को हमारी फाइल के कंटेंट में मिक्स करेगा और एक नई फाइल बनाएगा। ये जो नई फाइल बनी है ये हमारी फाइल ही जैसी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी है से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स थे वो इस फाइल में अब नहीं है, वो वहां से हट चुके हैं, उनकी जगह नए स्टेटमेंट्स आ गए। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स को हैंडल करता है। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h है या हैश इंक्लूड conio.h है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स बेसिकली एक कमांड है जिसका मतलब ये है कि हेडर फाइल stdio.h के अंदर जो भी कंटेंट है इसको प्रोग्राम में मिक्स कर दो, इसको प्रोग्राम में जोड़ दो। तो प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड stdio.h वाली लाइन को हटा देगा और वहाँ हेडर फाइल stdio.h में जो कुछ लिखा है उसको हमारे प्रोग्राम में शामिल करेगा। इस तरह से जो कोड stdio.h हेडर फाइल में था वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो चुका है, वो हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुका है। ये जो नई फाइल बनी है जो कि प्री प्रोसेसर ने बनाई है, इस फाइल को कंपाइलर की मदद से अब करना है ट्रांसलेट। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। इसका एक्सटेंशन होता है .obj। कंपाइलर 2 काम करता है। एक ये कि वो हमारे कोड में चेक करता है एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो एरर शो करेगा, अगर एरर नहीं है तो हमारे प्रोग्राम को 0 और 1 में ट्रांसलेट करेगा, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। पर ये जो .obj फाइल बनी है ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनती है, यानी मार्केट में कंपाइलर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग आते हैं। कोई कंपाइलर हमारे कोड को DOS के हिसाब से कन्वर्ट करेगा तो कोई लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर ने जो फाइल बनाई है उसे ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन .obj होता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि कंपाइलर ने जो फाइल बनाई है वो नाम वही रहेगा,
जो हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है, हमने क्या रखा है, एड। सो यहाँ पर भी आप देखिए एड ही रहा है, एड डॉट ओबीजे, एक्सटेंशन चेंज हुआ है, यानी कि एड डॉट ओबीजे फाइल बन गई है अब। इसके बाद जरूरत पड़ती है लाइब्रेरी फाइल्स की, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल में बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, और इनका मीनिंग पहले से लाइब्रेरी फाइल्स में लिखा हुआ है। इसको कुछ यूं समझिए कि आप एक इंग्लिश की बुक लाते हो पढ़ने के लिए, पर उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आते हैं। सो हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी लाते हैं, उस डिक्शनरी में उन वर्ड्स की मीनिंग पहले से ही लिखी हुई है। सो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे प्रोग्राम में जिन वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आई है, वो वर्ड्स पहले से स्टोर्ड है लाइब्रेरी फाइल्स में। लाइब्रेरी फाइल्स का कोड और ऑब्जेक्ट फाइल का कोड, इसको लिंक करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है जिसका नाम है लिंकर। लिंकर का काम क्या है, लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करके एक नई फाइल बनाएगा जो कि है .exe फाइल। सो इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो चुका है। हम जानते हैं कि .exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। सो अब सोच के बताइए कि हमने कौन सी फाइल बनाई थी, हमने .c फाइल बनाई थी, और ये जो .c फाइल है इसमें हमने वो सब लिखा जो हम एक मशीन से करवाना चाहते हैं। अब जरा सोच के बताइए कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खुद कौन सी फाइल बनानी पड़ती है, हमें .c फाइल बनानी पड़ती है, यानी कि हमें सी लैंग्वेज सीखनी है। सी लैंग्वेज में ही हम .c फाइल बना पाते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं .exe फाइल में, और इस तरह से हमारा बन जाता है सॉफ्टवेयर। अब मुझे सोच के बताइए कि आपका दोस्त आपसे एक सॉफ्टवेयर मांगता है, आप उसे क्या क्या दोगे? आप उसे .exe फाइल दोगे या कंपाइलर दोगे या दोनों दोगे? क्या दोगे आप उसे? आप उसे सिर्फ दोगे .exe फाइल, क्योंकि .exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, वो समझते हैं कि कंपाइलर की जरूरत तो उसे भी पड़ेगी जिसने भी ये सॉफ्टवेयर लिया है, लेकिन कंपाइलर की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। आप प्रोग्रामर हो, आपको कंपाइलर की जरूरत हो, किसी और को कंपाइलर की जरूरत नहीं है। ये जो .exe फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि ये पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपने अपने दोस्त को ये फाइल दी है, वो अपने सिस्टम में इसको रन कैसे कर पाएगा? आइए इस चीज को भी देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम कैसे हो जाती है। इस इमेज को देखिए, इसमें आपको अपने कंप्यूटर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हार्डवेयर नजर आ रहे हैं। लेफ्ट में है हार्ड डिस्क, बीच में है रैम, और राइट में है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। जब एक प्रोग्राम रन होता है तो इन हार्डवेयर से क्या क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। आपने अपने दोस्त को क्या दिया था, थोड़ी देर पहले हमने बताया, आपने अपने दोस्त को दिया था .exe फाइल। वो रन कैसे करेगा? सबसे पहले वो अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा, अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा इस exe फाइल को। फिर रन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेगा। जैसे ही वो इस पर डबल क्लिक करेगा तो उसकी एक कॉपी बन जाती है जो कि रैम में लोड हो जाती है। अब आप ये कहोगे कि रैम में क्यों लोड हो जाती है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी हम कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, उसमें जो भी डेटा होता है अगर पावर ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा भी वैनिश आउट हो जाता है। सो इसलिए इसकी डुप्लीकेट, प्रोग्राम की डुप्लीकेट कॉपी रैम के पास आ जाती है। अगर रैम में डेटा इरेज भी हो जाए सो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी पहले से ही रखी हुई है। सो ये जो प्रोग्राम लोड हुआ था रैम में, अब रैम में इसको कहाँ पे जगह मिली? ये सब काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो हमारे प्रोग्राम को कहाँ पे जगह दे, कौन सी जगह खाली है वहां पे हमारे प्रोग्राम को स्पेस देगा। तो इस चीज को हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ये हम पहले के ही वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर देखें तो हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज पहले से फिक्स है, 16 0 एंड 1। इसी तरह से दूसरी इंस्ट्रक्शन भी 16 0 एंड 1 है, यानी कि हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज पहले से फिक्स है, 16 0 एंड 1। जो प्रोग्राम रैम में लोड हुआ था उसमें से पहले इंस्ट्रक्शन जाएंगी प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के अंदर होता है मेमोरी यूनिट्स, जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। ये मेमोरी डिवाइसेस रजिस्टर्स कहलाते हैं।
इन रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि रैम में जो इंस्ट्रक्शन आई है प्रोसेसर के पास, ये इसी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहले स्टोर हो जाएंगी। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएंगी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन जाएंगी कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट का काम है इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, डिकोड करना, समझना कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, कौन सा काम करना है। तो ये कंट्रोल यूनिट एएलयू को सिग्नल देगा कि तुम ये काम करना। एएलयू जो कि बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के लिए जिम्मेदार है। एएलयू ही वो सर्किट है हमारे प्रोसेसर के अंदर जो हर तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। अब कंट्रोल यूनिट जैसा बोलेगा एएलयू बिल्कुल वैसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। कंट्रोल यूनिट ने जैसा कहा एएलयू सिर्फ वैसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। और इस तरह से पहली इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी एग्जीक्यूट, यानी कि उसमें जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपना काम करेगा जो भी उसमें लिखा होता है। सपोज मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, सो एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। सपोज 2+3 का मुझे एडिशन करना है, सो 5 यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर तीसरी, इस तरह से बारी बारी करके हर एक इंस्ट्रक्शन आएगी। इस तरह से हमारा सारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है बिना कंपाइलर के। इसी तरह से हर एक प्रोग्राम जो होता है हमारे हार्ड डिस्क में, जब भी हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वह ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे वो सॉन्ग ही क्यों ना हो, वीडियो ही क्यों ना हो, या कुछ और फाइल हो, इसी तरह से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स।